नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। सबसे पहले हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों भारत को भ्रष्टाचार के मामलों में पूरी दुनिया लताड़ती रहती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत करीब 225 देशों में अब भी 76वें नंबर पर है। पहले 85 नंबर पर था, तो कुछ नीचे तो आया है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार के मामले में हम लगभग पहले की स्थिति में हैं। आखिर क्यों भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री की चिंताओं के बावजूद, पिछले चुनाव में लगातार एक बड़ा मुद्दा बनने के बावजूद भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सत्ता में बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेसी, या फिर खुद आम आदमी ही जिम्मेदार है जो पैसे देकर काम कराने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है? इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान। स्वागत है आपका। शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं सुदेश वर्मा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उर्मिलेश जी पत्रकार हैं और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वीके सूरी साहब, जिन्हें ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम जीवन तक लंबा अनुभव है और वो समझते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों इस देश से खत्म नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों में एक प्रमुख नाम है सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह जी का। वो भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने के नारे के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उसके प्रवक्ता हैं आशुतोष, वो भी हमारे साथ हैं। और यहाँ जनता भी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का स्वागत। और हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। बातें की जाती हैं, चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। जोगेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आपने बड़ी कोशिश की सीबीआई डायरेक्टर के रूप में, कुछ बड़े मामलों को सामने भी लिया है, लेकिन आज भी लग नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। ये सब जाएगा भी नहीं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमने इतने रूल्स, रेगुलेशंस, कमेटीज, कमीशन बना रखे हैं और इतने एस्केप रूट बना दिए हैं कि हम वहीं जैसे थे वहीं हैं। ये 74, 94, मेरे पास भी फिगर्स है, सभी कुछ है, पर पॉइंट इज ये किसी आम लोगों से बातचीत करने के बाद है, ये एक्यूरेट नहीं है। मैं उनकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही आपको कोट करता हूँ कि हमारी कितनी मुश्किलात हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, 6,50,000 करोड़ रुपए आर्सेलर मित्तल लगा रहे थे झारखंड में। 2006 में एमओयू करने के बाद पोस्को ने 36,000 करोड़ ईसा में लगाना चाहता, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं 7 साल लड़ाई करता रहा हूँ, 300 करोड़ मेरे खर्च हो गए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये भारत मेरा देश है, पर इतने लोगों के पास जाने के लिए, करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कुछ काम कर लूंगा। जोगेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। और ये बात आपने बहुत सही कही है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, वहां अभी उसके जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक विभाग ने उनके पास एक नोटिस भेज दिया है कि जो आपके यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं उसकी प्रूनिंग क्यों कराई। क्राइम है, ये अपराध है। यानी पौधों को आप लगाते हैं और उसको काट छांट करके अगर उसको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपराध है। और जाहिर है कि अपराध है तो अब अपराध से बचिए, और बचने के लिए हो सकता है कि भ्रष्टाचार का रास्ता भी चुनना पड़े। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या चिंताएं हैं भ्रष्टाचार को लेकर। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काम करने का अंदाज है।
कहते हैं कि मंत्रियों के निजी सचिवों से लेकर सरकारी बाबुओं तक होती है पीएम मोदी की पैनी नजर। भाई भतीजावाद और लापरवाही दोनों ही उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन की बैठक में पीएम ने कस्टम्स और एक्साइज सेक्टर से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता की। खबरों के मुताबिक शिकायतों पर फौरन कार्रवाई न होने से पीएम मोदी नाराज हुए। उन्होंने जिम्मेदार बाबुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। काम न करने वाले बाबुओं को बर्खास्त करने और उनकी पेंशन कम करने तक के निर्देश दिए। बैठक में शामिल सचिवों को शिकायतों की सख्ती से निगरानी करने और शिकायतों को फौरन हल करने की व्यवस्था बनाने के आदेश दिए। पीएम इस बात पर भी चिंतित दिखे कि लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। सवाल है कि प्रधानमंत्री की परेशानियों की असल वजह क्या है। दरअसल सरकारी काम में देरी और भ्रष्टाचार के लिए बाबुओं और सरकारी अधिकारियों को ही जिम्मेदार माना जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2014 में काम कराने के लिए भारत में 54% लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। भारत में नौकरशाही थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के मुकाबले कम सक्षम है। ताइवान और वियतनाम जैसे कम विकसित देशों की तुलना में भी भारत में काम करवाना ज्यादा मुश्किल है और यहां वक्त भी ज्यादा लगता है। पिछले कुछ वक्त में छापों के दौरान सरकारी अधिकारियों के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली, लेकिन पीएम मोदी बाबुओं के काम करने के इस तरीके को बदलना चाहते हैं। उनका संदेश साफ है, काम करो वरना बाहर जाओ। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। न खाता हूं न खाने दूंगा, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही इस नारे को बुलंद किया था, लेकिन करीब करीब 1.5 साल हो चले हैं। क्या सचमुच भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाया है? उर्मिलेश जी। देखिए, उस समय लोगों को बहुत अच्छा लगा था जब ये सब नारे आ रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी लोगों को इतनी निराशा हुई। वो निराशा इसलिए हुई कि लोगों को बिल्कुल सामने नज़र आने लगा था कि नारे और लहजों में और शब्दों में कुछ असलियत नहीं होती, क्योंकि बाद में ये भी कहा जाने लगा कि बहुत सारे जो नारे थे वो जुमले थे, वो चुनावी जुमले थे। और ये हमने नहीं कहा, पत्रकारों ने, ये आम लोगों ने नहीं कहा, ये उस पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा। तो ये तो बात है। और दूसरी बात ये कि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं शासन की बात कर रहा हूँ कि शासन के शीर्ष पर बैठे लोगों को क्या ये पता नहीं चला कि मध्य प्रदेश के व्यापंग में पहले क्या हो रहा था और उनके कार्यकाल के दौरान भी क्या होता रहा। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान के निज़ाम जो लोग हैं, राजस्थान के शासन के शीर्ष पर जो बैठे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे थे और क्या हो रहा था। अभी मैं महाराष्ट्र में देखा, एक छोटा सा मामला सामने आया है, बहुत छोटा मामला है, बड़ा मामला नहीं है, कि एक अभिनेत्री जो सियासतदान भी हैं, उनको हजारों की ज़मीन, शायद उनको लाखों की करोड़ों की ज़मीन शायद कुछ हजार में मिल गई। तो ये भ्रष्टाचार तो खैर नहीं है, छोटा मोटा मामला है। इस तरह के छोटे मामले इस देश में भ्रष्टाचार कह देंगे तो भ्रष्टाचार रोएगा, भ्रष्टाचार हंसेगा, भ्रष्टाचार पर सारा भ्रष्टाचार को लगेगा कि अरे ये क्या बात हो रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश में भ्रष्टाचार नारों से नहीं जाएगा, जुमलों से नहीं जाएगा। जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करते, एक लोकपाल बनाने से भी नहीं जाएगा। मैं उस वक्त भी कह रहा था जब अन्ना हजारे साहब का आंदोलन तेज था, आशुतोष आपके कार्यक्रम में मौजूद हैं, उस वक्त भी हमारी बात होती थी और मैं यही कहता था कि एक लोकपाल, एक ब्रह्मा, एक विष्णु को बैठा दोगे, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर की समस्या है, स्ट्रक्चर। जो उर्मिलेश जी ने कहा है उसमें एक बात बहुत साफ उभर कर आई है कि कहीं ये 15 लाख रुपए काला धन आएगा और हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से भ्रष्टाचार मिटाने वाली बात जो है वो एक सिर्फ जुमला तो नहीं है। देखिए, अच्छा होता है उर्मिलेश जी अगर पॉजिटिव नोट में शुरू करते, चूंकि हमें कटघरे में खड़ा कर दिया है तो हमें जवाब देना पड़ेगा, फिर मैं आऊँगा पॉजिटिव कैसे हम कर रहे हैं और क्या हो सकता है। देखिए, व्यापम जो केस इन्होंने बताया मध्य प्रदेश का, उसके पहले विसिल ब्लोअर वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने खुद जांच कराई। कहीं भी मान लीजिए किसी पर एलिगेशन लगता है तो आपकी प्रामाणिकता प्रूव होती है कि आप उस पर एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने छुपाने की कोशिश की, हमने नहीं की। जितने भी, आपको पता है जब लास्ट टाइम एनडीए की सरकार बनी थी, हम लोग उस समय पत्रकार साथ कर रहे थे पत्रकारिता, आपको पता है कुछ भी चार्जेस लगते थे हम उस पर एक्शन करते थे। वो प्रिंसिपल कंटिन्यू कर रहा है। मान लीजिए कोई भी चार्ज लगाकर, सिर्फ चार्ज पर आप अगर एक्शन लेने लगेंगे तो फिर तो बहुत आसान है इस कंट्री में चार्ज लगाना। इसलिए हमें कटघरे में ना खड़ा करें। जो हमने वायदा किया है, आप ये बताइए, हमने डिब्यूरोक्रेटाइजेशन का वादा किया है, हमने बोला है दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट दैट गवर्न्स द लिस्ट।
इसका मतलब है कि जो क्रेडल टू ग्रेव थ्योरी है, जहां एक बच्चे का बर्थ होता है वहां से सर्टिफिकेट लेने में जो करप्शन होता है, और आदमी उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट लेने में जो आम आदमी को परेशानी होती है, इसको दूर कैसे करेंगे? डीब्यूरोक्रेटाइजेशन के थ्रू दूर करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशुतोष जी। आपकी जो पार्टी बनी ही इस मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, कुछ और भी बातें की थी कि काला धन भी खत्म होगा, लेकिन जो दिल्ली में हम अभी देखते हैं ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। दिल्ली में ये मुख्यमंत्री जी का रेडियो पर विज्ञापन भी आता है कि अगर कहीं कोई घूस मांगता है तो उसका वीडियो बनाओ और एक नंबर पे हमको व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए भेज दो और फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिल्ली में जिस तरह का भ्रष्टाचार था वो फिर से वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। शैलेश जी, मुझे लगता है कि इस बात को हमें एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिस स्तर का भ्रष्टाचार हम दिल्ली के अंदर खत्म करना चाहते थे उस स्तर का भ्रष्टाचार हम नहीं खत्म कर पाए। ये सच्चाई है और इसके पीछे अपने 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 कारण हैं। मैं सबसे पहली बात ये बताऊं कि जब 49 दिनों की हमारी सरकार थी उन दिनों दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार काफी कम हुआ था। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि लोगों से हम लोगों ने कहा था कि आप अगर कोई घूस ले रहा है, आप उसका वीडियो बना के उसका स्टिंग ऑपरेशन करके हमारे पास भेजिए। हमारे पास एंटी करप्शन विंग है और उस एंटी करप्शन विंग जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप देखिए कि जो एंटी करप्शन विंग पिछले 40 साल से दिल्ली सरकार के पास थी उसको हमसे छीन लिया गया और उसमें ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो वाकई जो अपने आप में भ्रष्ट है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये हमारे पास क्या था, हमने कहा कि अगर ठीक चलिए आपने हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो ले लिया, लेकिन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के पास जब हमें जानकारी मिली कि वो कुछ भ्रष्टाचार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसका वीडियो ऑडियो हमारे पास मिला। हमने बिना सोचे समझे, बिना मीडिया में बात आए, बिना किसी विपक्ष की डिमांड किए, हमने फौरन उसके ऊपर कार्रवाई की और मामले को हमने सीबीआई को भेज दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि सीबीआई ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये जो बातें सुदेश जी कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी तक दिल्ली के अंदर, देश के अंदर लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। यही 13 साल तक गुजरात के अंदर कोई लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। हमने दिल्ली के अंदर जो भी जैसा भी लोकायुक्त है हमने उसको फौरन नियुक्त करने का काम किया है। सवाल यह है कि जब पुरुषोत्तम सोलंकी जैसा आदमी जिसके ऊपर 500 करोड़ के घोटाले का आरोप है वो गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर लगातार मंत्री बने रहेंगे तो देश के ऊपर यकीन नहीं होगा। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें ऊपर से नीचे तक व्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें जो है कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा और उसके एक एक पाई का हिसाब होना पड़ेगा। क्या कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने 80% फंड का हिसाब देना नहीं चाहती? इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, इलेक्शन कमीशन ने गृह मंत्रालय को कहा कि आप इन दोनों पार्टियों के खिलाफ एक्शन लेके बताइए कि आपने क्या काम किया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं की गई। आशुतोष जी, हम फिर आपके पास आएंगे। हम अभी आ रहे हैं आपके पास, कुछ और भी सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि पिछले कुछ 10, 20, 30 सालों से हर पॉलिटिकल पार्टी, हर बड़ा लीडर यह कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लोकायुक्त और लोकपाल की बात होती है, हालांकि जब वो सत्ता में आते हैं तो कई बार यह भी देखा गया है कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्तियों को रोकने की कोशिश करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी। सूरी साहब, ब्यूरोक्रेसी में एक लंबा अनुभव है आपका, मुझे कुछ वो पॉइंट्स बताइए, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसके चलते कि ब्यूरोक्रेट्स को जो भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। जैसे कि कभी कोई मुझसे जिक्र कर रहा था कि एक अधिकार की अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहे तो कभी भी फैसला नहीं ले। हम फैसला नहीं करेंगे और इसलिए पैसा दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फाइल आपकी रख देंगे। मैं शैलेश जी वहाँ से आऊँगा जहाँ आपने बोला कि नारा दिया गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया। नारा देने का ये है कि हम प्रयास करेंगे और उन्होंने अपनी इंटेंशन शो करी है। नारे में कुछ बुराई नहीं है, प्रयास जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए जो किए जा रहे हैं। जोगिंदर सिंह जी ने एक बात बोली है जो आप कह रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, कि एक अगर सिस्टम को बहुत ईजी कर दिया जाएगा, क्लियरेंसेस 10-20 नहीं चाहिए होंगी, सीधा सीधा जाकर आपने अपनी फाइल दी और आपका काम हो गया।
आपने वाटर कनेक्शन लेना है, उसमें कितनी इंस्पेक्शंस की जरूरत है। जहां ऐसे सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, एक हमारे देश नहीं, में लेकिन सवाल यह है कि फिर अगर ये इतना ही आसान है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो एक के बाद एक सरकारें आती हैं, बात करती हैं और प्रयास, उसको करती क्यों नहीं? वही बात शैलेश जी की वो जो प्रयास किए जाने हैं वो इंप्लीमेंट कब कौन लीडर कर पाएगा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रांग विल पावर लेकर उसको इंप्लीमेंट करेगी? उसमें हो सकता है कुछ वोट बैंक का नुकसान भी हो जाए उन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करने में। दूसरा ये कि हमारे देश में एक, जब से हम लोग पैदा होते थे तो ये सिखाया जाता था ईमानदारी जो है बहुत बड़ा वर्च्यू है, ऑनेस्ट होना बहुत बड़ी बात है, ऑनेस्ट होना बहुत अच्छी। लेकिन इसका प्रचार जो है ना तो हमारे धर्मगुरु अच्छी तरह से कर पाए कि एक ऑनेस्ट आदमी, आज भी आप देखिए शैलेश जी, ऑनेस्टी एक ऐसा वर्च्यू है कि मोस्ट करप्ट आदमी भी एक ऑनेस्ट आदमी के साथ दोस्ती करना चाहेगा और उसको अपने साथ रखना चाहेगा, लेकिन फिर भी इसका प्रचार नहीं हुआ। तीसरा ये कि हमारे यहाँ जो कानून है, एक ऐसा हम लोगों को आदत पड़ गई है आज़ादी से पहले से, जब आज़ादी मिली कि अब हम आज़ाद हो गए हैं और वो इनडिसिप्लिन के इतने प्रिविलेजेस हम एंजॉय करते रहे हैं लगातार कि मैं कर सकता हूं एंड आई कैन गेट अवे विद इट। तो यहां जो है मैं कर सकता हूं तो कर सकता है, लेकिन यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। एक छोटी सी चोरी पर यहां पर उसको थप्पड़ मार कर कुछ करके दुकान से, मॉल से भेज दिया जाता है। अब सिंगापुर या किसी कंट्री में एक पिन उठा के दिखा दीजिए, क्या एक्शन होगा? तो वहां पर डिटरमेंट होनी चाहिए, यहां पर सख्ती चाहिए कानून की। जब तक ये 2, 3, 4 चीजें मिलकर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं करेंगे, सख्ती भी नहीं करेंगे और ऑनेस्टी का प्रचार भी नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये प्रॉब्लम रह जाएगा। सुलेमान साहब, आजकल राहुल जी जो है वो भी बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इसके पहले 10 साल और उसके पहले 5 साल 6 साल को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में। ये जो सारी चीज़ें अब राहुल जी को याद आ रही हैं, ये 1.5 साल पहले क्यों नहीं याद आती थी? नहीं शैलेश जी, ऐसी बात नहीं है। आप अगर याद दहानी करें तो लोकपाल बिल भी हमारी सरकार में यूपीए 2 में पास हुआ है। वो एक अलग बात है, बीजेपी ने भी उस पर सपोर्ट किया और सारी पार्टियां एक मत पे ही थी कि एक स्ट्रांग लोकपाल एक्ट बनना चाहिए और कानून बना। उसके अलावा 6 ऐसे एंटी करप्शन बिल्स थे जो टेबल पे रहे पार्लियामेंट की 2010 से लेके 14 तक, बल्कि शायद 9 से लेके 14 तक, जिसमें विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अमेंडमेंट बिल था और मुख्तलिफ बिल थे, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल था। वो हम कोशिश करते रहे पास करने की, लेकिन भाजपा ने लगातार पार्लियामेंट को ब्लॉक किया और वो बिल्स भी पास नहीं हो पाए। और इनका ये कहना था कि 2G स्पेक्ट्रम 2009-10 में हुआ, हमारे अलायंस पार्टनर थे, ये राजा उसमें मिनिस्टर थे हमारी यूपीए 2 की सरकार में, हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। वो जेल गए, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग है, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। सुरेश कालमाडी जी का नाम आया CWG में, वो जेल गए, हमने सुरेश कालमाडी को प्रोटेक्ट नहीं किया, इवन उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया, उनकी लोकसभा की टिकट भी कट गई। आज क्या हो रहा है इस सरकार में? अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट दिखाया पब्लिक रैली में, उन्होंने कहा कि ना खाता हूं ना खाने दूंगा। लेकिन अभी तो ये माहौल लग रहा है पौने 2 साल से कि तुम सब खूब खाओ, मैं यहां बैठा देख रहा हूं, आराम से करो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं सर, माफी चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें आप, ललित मोदी का स्कैम हुआ बहुत बड़ा, क्या उसमें वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज शामिल नहीं है? ये बात नहीं आई आपके सामने। व्यापम स्कैम स्कैमों का स्कैम है। 2G स्पेक्ट्रम में विनोद राय जी कैग के जो चीफ थे वही कहते थे 1,76,000 करोड़ का घोटाला है। बताएं जरा व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश में कितने लाख करोड़ का घोटाला है? वहां डीमैट स्कैम मध्य प्रदेश में कितने लाख करोड़ का घोटाला है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, वहां स्कैम है 36,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में। आप जाएं राजस्थान, माइनिंग स्कैम है राजस्थान में, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, 2 लाख करोड़ का घोटाला है। आप जाएं महाराष्ट्र, चिक्की और टेंडर स्कैम है महाराष्ट्र में, भाजपा की सरकार है। और सबसे बड़ा आप ये देखें, ये सब स्कैम चलते रहे, हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते रहे, किसी ने रिजाइन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात आप देखें, DDCA का घोटाला खुला जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर खुद शामिल हैं, उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस दे दिया। 4 इन्वेस्टिगेशन हुई है DDCA की, एक SFIO ने करी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने,
एक इंटरनल डीडीसीए ने इंक्वायरी करी है, एक दिल्ली गवर्नमेंट की इंक्वायरी थी और एक इंक्वायरी और थी। चार इंक्वायरियों में घोटाला पाया गया है 2008 से 15 तक। ये आंकड़े बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे आंकड़े हैं सुलेमान साहब। सर बीजेपी के एमपी कीर्ति आजाद लगातार पार्लियामेंट में मुद्दा उठा रहे हैं, राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर वहां बैठे हैं, ट्रेजरी बेंच पूरी पार्लियामेंट में बैठी है, कोई उसे अपोज नहीं कर रहा है और कीर्ति आजाद सस्पेंड भी नहीं हो रहे। तो फाइनेंस मिनिस्टर करप्शन के में लिप्त है लेकिन मोदी जी उन्हें नहीं हटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ खूब खाओ, आप मैं बैठा हूं आराम से, किसी को मंत्रालय से नहीं हटाऊंगा। आप कीर्ति आजाद, सॉरी मैं अपने आप करेक्ट करता हूं, सस्पेंड हो गए लेकिन काफी दिन बाद हुए, जब पानी सर से गुजर गया। आपके पास आरोप है। शैलेश जी जवाब बनता है मेरा। जी बिल्कुल सुदेश जी, जवाब बनता ये है कि देखिए आप जिसकी भी बात मैं एक मिनट के लिए मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूं। एक बार जरा पब्लिक के पास चलकर पूछते हैं कि भाई क्या आप देखो, दिल्ली में भी एक सरकार बनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके आई है, और केंद्र में भी एक सरकार बनी, उन्होंने भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की। आप जरा, जो लोग ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार कुछ ना कुछ कम हुआ है, वो हाथ उठा लें। जिनको लगता है कि कम हुआ है वो हाथ उठाएं, और जिनको लगता है कि भ्रष्टाचार पहले की तरह जारी है वो हाथ उठाएं। पब्लिक को लग रहा है कि भ्रष्टाचार पहले की तरह जारी है। देखिए आपके ओपिनियन पॉल सर आंखों पर, क्योंकि जनता ही डिसाइड करती है, लेकिन मैं कुछ मिथ जो कांग्रेस और बाकी लोग क्रिएट करने की कोशिश किए हैं उस मिथ से आपको दूर लाना चाहूँगा। जैसे अगर आप बात करते, सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा इशू जो एक स्टूडेंट फेस करता था अटेस्टेशन का, पैसा देके अटेस्टेशन कराते थे, बोला सेल्फ अटेस्टेशन लागू होगा, डेड लॉस को दूर किया। उन्होंने हर जगह जहां करप्शन आम आदमी को इंपैक्ट करता है, जैसे अभी अभी न्यूज आया 2 दिन पहले कि पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने अप्लाई किया है आपको आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। ये सब मेजर एरिया ऑफ करप्शन का है। अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे तो वैसे इशू जो आपको इंपैक्ट करते हैं, इसको टैकल करना दूसरे लेवल पर है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। और आपने खुद बोला कि हमारा जो करप्शन इंडेक्स है कांग्रेस से काफ़ी ऊपर आया है, हमारा एक वर्ल्ड इंडेक्स बता रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है, उसमें हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो बता रहे हैं इनका क्या है कि ये चूंकि करप्शन के बिना इनके यहाँ कुछ होता ही नहीं था, तो हम कुछ भी करें तो इनको लगेगा करप्शन है। अरे भैया आप प्रूव करके दिखाओ। आपने व्यापम की बात की, हमने कोर्ट के अंदर एसआईटी सेटअप होता है, उसके बाद आप बोलते हैं सीबीआई सेटअप होता है इंक्वायरी, उसके बाद आपको क्या चाहिए? आप इंतजार तो करेंगे या नहीं करेंगे? कोई भी ललित मोदी की बात आपने की, सुषमा स्वराज जी ने क्लैरिफाई किया कि वो एक सिंपैथेटिक ग्राउंड में उन्होंने एक फैसिलिटेशन किया था और कुछ भी नहीं मामला था। आप करप्शन के बिना कुछ कर ही नहीं पाए तो आप देख ही नहीं पाते। आप हमें खड़ा करो ना, अगर हम करप्शन करते हैं तो आप प्रूफ के साथ हमें खड़ा करो। मैं आपको शैलेश जी ये बताता हूं, जितने मूवमेंट कंट्री में हुए, चाहे इमरजेंसी की जो मूवमेंट थे, बेसिकली एंटी करप्शन मूवमेंट थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा एजेंडा डिरेल हो गया, क्योंकि एक तानाशाह के खिलाफ ये मूवमेंट हो गया। वीपी सिंह का मूवमेंट आया, बोफोर्स के इशू पर करप्शन मूवमेंट था, उसके बाद बीपी सिंह ने क्या किया? ओबीसी 52% पकड़ लिया, करप्शन को भूल गए। अन्ना मूवमेंट आया, अन्ना मूवमेंट आने के बाद क्या हुआ? ये जाते हैं बिहार में और लालू जी के साथ खड़े होते हैं, करप्शन को जस्टिफाई करते हैं। आप करप्शन आपका मुद्दा है क्या? ये इशू है, करप्शन हमारा मुद्दा है। सुदेश जी जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। जी 1 मिनट, आशुतोष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, आरोप आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार पर भी है कि बदलाव वो भी नहीं कर पाए। जी शैलेश जी, पब्लिक परसेप्शन बहुत मैटर करता है इस पूरे मामले पे। सुदेश जी ने और जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। पहली बात तो मैं आपसे कह दूं कि मैंने तो सिर्फ जवाब दिया, मैं तो बेसिक चीज पर बात करना चाहता था। बोलने का हक नहीं, बोलने का हक नहीं है इनको, क्योंकि पूरे देश ने देखा है किस तरीके से बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष और उनके दिलीप सिंह जीदेव ने कैमरे पर पैसे लेते हुए पाया। मैं दूसरी बात कहना चाहता, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सरकार में आने के बाद 1 साल के अंदर जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं विधानसभा या लोकसभा के अंदर, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और 1 साल के अंदर उन मामलों में मुकदमे में निपटारा हो जाएगा कि वो उनके ऊपर जो आरोप लगे गलत है या सही है। आज तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? दूसरा सवाल, लोकपाल ऑलरेडी बना हुआ है जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक संगठन है, भले ही बहुत कमजोर है मेरी नजर में, उसकी नियुक्ति आज तक क्यों नहीं हुई? इसका जवाब बीजेपी कभी नहीं देती।
तीसरा सवाल, ये जो 80% का फंड बीजेपी का है जिसके बारे में वो देश को बताना नहीं चाहती, आम आदमी पार्टी का जो फंड का एक एक पैसे का हिसाब आपको मिल जाएगा। आप नेट पर चले जाइए, वेब पर चले जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया, कितना पैसा नहीं दिया। तो ये बीजेपी क्यों नहीं और कांग्रेस क्यों नहीं अपने जो इलेक्शन फंड है उसका हिसाब क्यों नहीं देना चाहती है? इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि अगर राजनीति आपके लिए प्रोफेशन होगा और राजनीति सिर्फ कहने का माध्यम होगा, भ्रष्टाचार एक नारा होगा, तो आप भ्रष्टाचार पे कमजोर नहीं कर सकते। अगर आपका कमिटमेंट था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो एंटी करप्शन ब्यूरो को आम आदमी पार्टी से क्यों छीना आपने? किस लिए छीना? हम कौन सा काम कर रहे थे? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तो करना चाह रहे थे ना। कई बड़े लोगों के खिलाफ आप मुकदमे भी दर्ज करा देते थे। ये तो अपने ऑफिशियल परेड होता है, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं मुख्यमंत्री परेड हो रहा है, किस तरह की बात करते हैं। आपका जो भ्रष्टाचार का लड़ाई था उसी समय खत्म हो गया जब आप लालू प्रसाद यादव जो कन्विक्टेड है करप्शन में, उसके साथ आप खड़ा हो गए। आप किस तरह की बात करें? भ्रष्टाचार आपका इशू है ही नहीं, वो अन्ना मूवमेंट का इशू था। आप अन्ना मूवमेंट से निकल के भ्रष्टाचार पर कंप्रोमाइज कर चुके हैं। एक बार जवाब दे दीजिए सुदेश जी, मैं कृपया करके हम लोग एक दूसरे अरे 20-20 लाख के चेक लिए थे, आपने भूल गए, नाम तक नहीं था किससे लिए थे। मैं कहना चाहता हूं, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, तो माफ करिएगा, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, तो सभ्यता का तकाजा भी यही है और मुझे लगता है इसका हमें भी पालन करना चाहिए और आपको भी पालन करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के अंदर गुजरात के अंदर बाबूलाल बुखारिया नाम का आदमी, जिसको अदालत ने कन्विक्ट घोषित किया, अपराधी घोषित किया अदालत ने किया, लगातार कैबिनेट में बने रहे। क्यों? पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दीनू सोलंकी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो जब यह आपका तरीका है, आज जयपुर के अंदर बैठी हुई महिला आपकी कैबिनेट में बैठे हुए व्यक्ति को बलात्कार का आरोप लगाती है, आप उसको कैबिनेट के अंदर बनाए रखते हो। मुजफ्फरनगर के अंदर के गंभीर आरोप लगते हैं, आप उनको बनाए रखते हो। तो मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव को सिर्फ एक जुमले के तरीके से इस्तेमाल किया, अन्यथा लोकपाल की नियुक्ति हो गई होती, बीजेपी का जो फंड का 80% उसके बारे में ब्यौरा दे दिया गया होता और साथ ही साथ एक साल के अंदर जो सांसद और विधायक हैं इनके बारे में जांच हो जाती फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए और यह पता चल जाता कि उन्होंने जो आरोप लगे कि आरोप कितने सही हैं। आशुतोष जी, मैं आपको रोकता हूं क्योंकि यहां पब्लिक में कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और पूछें अगर सवाल है तो आपके पास। मैं अनिल मिश्रा नोएडा से हूँ। गागर पे सागर, बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूँगा अगर कोई जवाब दे सके। इस भ्रष्टाचार मर्ज का ज्यों-ज्यों इलाज किया है त्यों ये बढ़ा है। दवा काम नहीं करती। कल शाम का जिक्र करूँगा, अस्पताल में 2 बजे रात को अटेंडेंट को मरीज़ भर्ती है, पर्चा दिया दवा ले आओ। जब वो दवा लाया मैं पहुँचा तो उस लिफाफे में बेचारा दोनों हाथ से पकड़े था, दवा थी ज़रूर, साथ में 2 कैडबरी चॉकलेट भी थी, क्योंकि वो भी लिखी। भ्रष्टाचार तो नीचे से है, ऊपर तो हम बाद में देखेंगे, पहले नीचे तो देखे। चलिए, हमारे साथ जोगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। जोगेंद्र सिंह जी से मैं आपका सवाल उन तक पहुंचाता हूं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है? जैसे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते जा रहे हैं हम, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। देखिए साहब, ऐसा है, आपने ना जुडिशरी को ना इन्वेस्टिगेशन को आपने स्ट्रेंथन किया है। 1986 में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी हमें 50 जजेस पर बिलियन पॉपुलेशन चाहिए, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है। 50 आदमी 10 लाख लोगों के लिए चाहिए। इस हिसाब से हमें तकरीबन 75,000 तो नहीं 60,000 तो चाहिए अगर आप 120 करोड़ भी आदमी लगा लें। हमारे पास हैं सिर्फ 18,000 और एक्चुअल जो हैं 12 या 13,000 के हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 1044 टोटल पोस्टें हैं, जिनमें से 37% खाली हैं। दूसरे ये मैं कहना चाहता हूँ, हर बात पे एक पोस्ट रिटायरमेंट को कोई कमीशन बना दो, कमेटी बना दो, इससे ये कम हो जाएगी, इसके लोगों को मदद मिलेगी। इसका रिजल्ट है कि जो है पोस्ट रिटायरमेंट वाले आदमी बैठे हुए हैं, कई ईमानदार भी हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे बेईमान हैं। आप ओवर स्टाफ्ड हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इतने मुश्किल रेगुलेशन बना दीजिए। आप ये नहीं कि आप दुनिया आपको कई बार बता चुकी है। एक ऑर्गेनाइजेशन हांगकांग में है, हांगकांग इकोनॉमिक एंड कंसल्टेंसी। उन्होंने एशिया के कंट्रीज़ का इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, अदर कंट्रीज़ का मिला के इस एरिया के किया 1 से 10 नंबर पे, 1 कम करप्ट, 10 मोस्ट करप्ट, और हम जो है 9.41 है। इसकी वजह यह है कि ओवर डूइंग ब्यूरोक्रेसी,
कभी मैं जब सर्विस में ज्वाइन किया था तो 350 रुपया हमारी तनख्वाह होती थी, साइकिल भी लेना मुश्किल था 150 रुपए का। अब यहाँ से चपरासी से लेके सिपाही तक भी कोई मोटरसाइकिल तक सफाई कर्मचारी हो उससे कम जाता ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही कहाँ कहा से आपने। आ गया ऐसे पैसा? ऐसे ये क्लर्क तो पकड़े मोदी गए साहब हैं ने जिनके बात- यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है और उनकी जो शान है और जो जो उनके यहाँ दिखाई देता है उससे लगता है कि वो अरबपति हैं। इतने बड़े बड़े लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उन सब लोगों के घरों में मिले खजाने की तरह मिलते रहे हैं। एक हमारे साथी और सवाल पूछना चाहते हैं दर्शकों के बीच से। सर मैं उर्मिलेश सर जी से सवाल पूछना चाहूँगा। सर जैसा कि आपने बताया कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे अगर हम ग्राउंड रूट लेवल पर, तभी हम करप्शन को कम कर सकते हैं, इराडिकेट कर सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग या फिर एक हार्ड रूल बनाने से, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने से करप्शन, जो कि इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री में जहाँ पर हर तीसरा इंसान पैसे दे के काम करवाता है, चला जाएगा करप्शन सिर्फ रूल्स बनाने से? देखो मैं वही डिटेल इस बार बोलना चाहता था और संयोगवश आपने सवाल पूछ लिया। और मैं समझता हूं करप्शन से जुड़ा ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि मैं नहीं मानता, मैं जोगिंदर सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, सूरी साहब का बहुत आदर करता हूं, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज उठा रहे हैं और ये जो इशू उठा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल इश्यूज हैं। ये आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने वाले इशू हैं। लेकिन दरअसल ये करप्शन के सिर्फ जो आप मर्ज बता रहे हो कि मर्ज कैसा कैसा होता है, फोड़ा होता है, फुंसी होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, कैंसर होता है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि ये क्यों होता है। दरअसल मैं जो समझता हूं, जिसकी तरफ आशुतोष ने इशारा किया था और बहुत ठोस ढंग से इशारा किया था, कि हमारी संरचना बेसिकली जो करप्शन है वो फाइनेंशियल मामला नहीं है जो दूर से लोगों को लगता है, ये पॉलिटिकल मामला है। और हमारे देश में जो बुनियाद पड़ी 1947 के बाद से ही, वो राजनीतिक संरचना में शुरू से संलिप्त थी, वो अंतर्निहित थी, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया हमारे यहां है वो लगातार डिजनरेट जिस तरह से हुई है। और आज की तारीख में मैं डेमोक्रेसी को सलाम करता हूं अपनी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में तो खास तौर पे डेमोक्रेसी नहीं बची है और हमने बचा कर रखी है जो भी, लेकिन ये डेमोक्रेसी कारपोरेट डेमोक्रेसी में तब्दील होती जा रही है। और सच पूछिए तो ईमानदार आदमी, जिसकी ये किसी ने कहा कि ईमानदार आदमी से करप्ट आदमी भी दोस्ती करना चाहता है, छोड़ दीजिए। सच्चाई है कि ईमानदार आदमी इस देश का सबसे, हमारे समाज में सबसे गैर इज्जत वाला आदमी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और जो बेईमान है वही इज्जतदार बन गए हैं। आज का समाज ये है, आप 60 से पहले के समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किया जाता, ये बताइए एक छोटा सवाल कि इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म तो 1991 में आ जाता है, इस देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ जाते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, आज आप लोकपाल ला रहे हो, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। लेकिन व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स? सारी पॉलिटिकल पार्टी कारपोरेट घरानों से अरबों रुपया लेती हैं, उनका हिसाब नहीं देती हैं। और जब वो मामला कोर्ट में जाता है किसी कारणवश, पेड न्यूज का एक मामला मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन उर्मिलेश जी, सर एक सेकंड, मैं तुरंत कंक्लूड कर रहा हूं। 2013 का एक मामला है, पेड न्यूज का एक मामला आया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बाकायदे काउंटर हल्फनामा दिया गया सरकार द्वारा। ये सरकार होती तो भी देती, उस सरकार ने भी दिया अपने आदमी को बचाने के लिए, और कहा कि 10A में ये जो कहा गया है लोक प्रतिनिधित्व कानून में, उसमें हम संशोधन चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक भारत में चुनाव सुधार रेडिकल नहीं किए जाते, जब तक आम जनता के बीच से कोई चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं विकसित करता, क्योंकि संविधान में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया को हाईजेक कर लिया है। और माफ कीजिए, जो अरबों रुपया खर्च के, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जीतता है, वो आपका काम नहीं करेगा। वो गैस पाइपलाइन में जो घोटाले हो रहे हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी गया, अभी दिसंबर के सेकेंड हफ्ते में एक बड़ा डिसीजन आया है, देश के मीडिया ने आमतौर पर उसको नहीं प्रकाशित किया। भाई इस देश के बड़े कारपोरेट के यहां कोई बड़ा मामला हो जाता है, वो भी हम नहीं छाप पाते हैं, क्योंकि हम भी मजबूर हैं। मेरा ये कहना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से कारपोरेट और पॉलिटिकल शक्तियों के बीच जो अवैध रिश्ता बना है, इसको जब तक आप नहीं काटते, तब तक डेमोक्रेसी से करप्शन खत्म नहीं कर सकते, चाहे लोकपाल के रूप में ब्रह्मा को ही। उर्मिलेश जी, जोगेंद्र सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। आज सवाल सिर्फ आम आदमी का नहीं है, एक के बाद एक कई कंपनियों ने कहा कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है और आपके यहाँ जिस तरह का करप्शन है, हमने जो कमिटमेंट किया था कि हम ये 8,000, 10,000, 15,000 करोड़ लगाएंगे,
वो लगाने की जगह उन्होंने वापस जाना ज़्यादा उनको बेहतर लगा। जब बीजेपी की सरकार आई थी, खासतौर पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो ये चुनाव के पहले से लोगों को बहुत उम्मीद थी कि एटलीस्ट और कुछ हो या नहीं हो, उद्योग तो आएंगे। लेकिन आज उद्योगपति जो हैं वो भाग रहे हैं, वो अपना उद्योग लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि करप्शन इतना है, ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है। तो ये एक तरह से बीजेपी का फेलियर दिखाई देता है। विडंबना ये है कि पहले तो मैं उर्मिलेश जी के एक बात का जवाब दे दूं। उर्मिलेश जी, आपने बोला ईमानदारी की उपेक्षा होती है, लोग नहीं, तो मुझे लगता है ये गलत है बिल्कुल। और 2014 का चुनाव ये प्रूव किया कि अगर एक व्यक्ति ईमानदारी के बल पर जीता है, प्रधानमंत्री बनना है, तो वो नरेंद्र मोदी है। आज के युवा जो नाराज होंगे क्योंकि इनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, उतनी तेजी से हम काम नहीं कर पा रहे। जी जरूर दीजिएगा, आप मेरी बात से बराबर। मैं तो कांग्रेस के बारे में बोले नहीं रहा हूँ, आप तो सपने में भी बीजेपी के बारे में बोलते हैं। नहीं, ईमानदार आदमी की ईमानदारी बताइएगा, मैं ही बता देता हूँ ना। तो उसमें क्या है कि युवा जो वोट दिए, युवा ने देखा है कि ईमानदार व्यक्ति है जो कंट्री के लिए करना चाहता है। उसमें कोई कॉर्पोरेट शक्ति किसी को नहीं जिता सकती है जब तक आपके साथ लोग नहीं आते हैं, और लोग आपकी ईमानदारी के बल पर आते हैं। आपने जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात की, तो आज का जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इंडिया एक बना हुआ है, हमारे पास $45 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टर कोई भी आएगा तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? सेंटर जैसा तो कुछ है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही है ना, स्टेट गवर्नमेंट में जाके इन्वेस्ट करेगा। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या ऐसा सिचुएशन प्रोड्यूस कर पाई है कि एक इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट करे? जैसे गुजरात में लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, क्या वो बिहार में जाएंगे? क्या वो वेस्ट बंगाल में जाएंगे? वो तभी जाएंगे जब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही होगा। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से अलग बात मैंने की थी। मेरा सवाल रेट ऑफ बहुत साफ रिटर्न था भी तभी आएगा कि जो जा रहे हैं उन्होंने दो कारण बहुत साफ बताए हैं। पहली चीज ब्यूरोक्रेसी, ये इतनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह फाइल घूमती रहती है। और उसके अलावा दूसरा करप्शन, इतनी मांग आपने हर जगह जो से बात आती की है। ब्यूरोक्रेसी की, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 4 दिन पहले इस पर चिंता जताई। आपको पता होना चाहिए पहली सरकार है जो 2 मेजर जनरल के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर चुकी है। ब्यूरोक्रेसी एक प्रॉब्लम है जिसे टैकल किया जा रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। आप बताइए, जो काम ये लोग 60 साल में नहीं कर पाए, आप हमें 5 साल भी देने के लिए तैयार नहीं है, 2 साल में ही क्या हमारा इवेल्युएशन कर दीजिएगा? अरे थोड़ा वक्त दीजिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास का, एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा। सुदेश जी, बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था सुदेश जी की बातों का जवाब देने के लिए। अभी आपने कहा 5 साल का वक्त, आप इससे पहले भी सरकार में रहे, पहली दफा नहीं आए सरकार में, 6 साल भी रहे आप सरकार में। तो आप कितने 55 साल आप रहे हैं यार। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपने उस समय क्या हुआ आपको आज भी दिख रहा है? नेशनल हाईवे आपको नहीं दिख रहा, आपको डेवलपमेंट इंडिया का नहीं दिखा था। या तो मैं बात करूं या आप करें। मैं तो आप बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा। भाई मेरा सिर्फ इतना कहना था, आपने जिस अंदाज में बात कही ना कि हम आए, मेरा सिर्फ इतना कहना था, आप पहले भी सरकार में रहे, चाहे 6 साल रहे, अब आप आइए अपनी ईमानदारी की, जो अभी आप डंके पीट रहे थे। व्यापम स्कैम को आप कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान विसिल ब्लोवर थे, उसमें 100 लोग जो विटनेसेस थे उस केस में, या एक्यूज्ड बनते या प्राइम विटनेस बनते, उनका मर्डर हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। तो शिवराज सिंह सर अब बात पूरी सुन ले। अब आप मर्डर को तो पॉलिटिक्स मत करिए, जुडिशियल इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी, अब आप हमारी बात सुनेंगे ना, इंटरजेक्ट ना करिए ना। मैंने तो आप मर्डर पर राजनीति करिएगा तो कैसे होगा? आप क्या बोल रहे हैं? मर्डर करा रहे हैं। चलिए जी, देखिए ऐसे नहीं, हमें बात पूरी कहने दी है। वहां मर्डर हुए, वो विटनेसेस थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। तो अगर सर बात पूरी कोई भी गलत किया है तो आप करिए ना, किसने मना किया? अरे आप बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं। उसमें आप क्या बोल रहे हैं? हमको अपने आप को हैंग कर लें क्या? तो आप ऐसा बोल रहे हैं? अरे लॉ है, आप जवाब दिए, कंट्री में एक सिस्टम है, हम दे रहे हैं जवाब ना। सुदेश जी जवाब दिए। व्यापम पर इतने डिबेट हो चुके हैं हम लोग। चलिए सुलेमान साहब, मैं एक बार फिर पब्लिक की तरफ जाता हूं, मैं आपके पास तुरंत आ जाऊं। मैं 3 बार कोशिश करता रहा, अब इन्होंने नहीं बोलने दिया। यही तो ये चाहते हैं, एक परसेप्शन। मीडिया में भी हमें एक बात कहना है। देखिए हम ये मानते हैं कि मीडिया में इंटॉलरेंस नहीं है, वो हमारी बात सुन रही, सरकार में इंटॉलरेंस है, वो बात नहीं सुनने देना चाहती। लोगों ने लौटाए अवार्ड, ये आपके लोग हैं जो अब आप देखिए करप्शन से ना भागे। अरे सर बात तो होने दे पूरी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और ये पोर्शन आप कट मत करिएगा मेरा, क्योंकि जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लोग मर्डर होते हैं जो प्राइम विटनेसेस बनते हैं, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनकी जिम्मेदारी है।
और जहां जहां करप्शन होते हैं उसमें कोई मुख्यमंत्री या मंत्री रिजाइन नहीं करता है। सुलेमान कोई भी साहब, सर बात पूरी होने सुलेमान दें, साहब, आप राहुल बात नहीं गांधी, सुनते राहुल गांधी और जी ईमानदार ने नरेंद्र मोदी को शैलेश सुन जी रहे ऐसे हैं। लोगों को अरे टिकट सर दिया ईमानदार जिसने अपनी नरेंद्र बहू को अरे अपनी सर, बहू को उनको 3 बच्चों को जला दिया दलित को। जाहिर है कि ये फिर बात राजनीति कर रहे हैं। में फिर भी कहीं ना आप कहीं बहुत राजनीति मत कहीं ना करिए। कहीं लॉ एंड ऑर्डर को करने दीजिए। नहीं आप हमारा मैं नाम मत करिए। एक- बात सुने, मैं एक कभी मिनट भी के किसी लिए को interject मैं नहीं करता हूं। चलिए जी, मेरी बात फर्स्ट सेंटेंस होने के बाद बात पूरी नहीं हो पाती। जी, जी। चलिए जी, आपको मैं भी नहीं NCUI बोलने का दूंगा। डेटा जी, बोलता है देखिए, कि मैं भी सबसे ज्यादा वायलेंस आपके regime में हुए। सर, एक debate का मिनट, तरीका मैं होता है। थोड़ी सर देर के बोले, लिए सर बोले, आप सब दोनों बोले। सर मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक बात मैं और कह दूं। तो आप करप्शन पे बात करिए, ऐसे हमारे तो पे देखिए, जज इस लगाइएगा तरह से तो तो मैं हमें उठ जाता जवाब हूं, देना आप नहीं पड़ेगा। नहीं, आप डिबेट बैठे, करेंगे। This आप is not बैठे, the way। आपकी बात को लोग सर, सुन ये रहे हैं। तरीका नहीं है। बैठे आपको बैठे मैं बार-बार टोक रहा हूं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं बैठ बात। जाए, बैठ जाए, आप बैठे। आप मौत नहीं- पर राजनीति मत करिए। अरे मौत लॉ की एंड बात ऑर्डर ही को नहीं है। अपना काम करने दीजिए, कितने जुडिशरी लोग का को काम मर्डर करने हुआ दीजिए। सर, वहां आपके पर बोलने से नहीं witnesses होगा। का मर्डर हुआ है। उसके सारे आपके कहने से क्या सारे होगा? चीज इन्वेस्टिगेट चलिए एक बार वो लोग पब्लिक से स्कैम जरा को- पूछते हैं। और आप जी, ईमानदार आप सर, चले कहना जी, चाहते हैं तो चले जी, जी, एक बात मैं मैं- कह लूं, ये मैं- चलिए इनके व्यापम स्कैम पे नहीं बोलता सर, एक बात सुन लें। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं। सीना ठोक के कहता हूं मैं, 8 साल लोकायुक्त नहीं बनने दिया है। गुजरात में बहुत घोटाले थे। गुजरात का मॉडल इंडिया में लागू करना चाहते हैं। वहां 17 बिल 1 घंटे में पास हुए थे। सारी अपोजिशन को मार्शल से बाहर धक्के देके निकाल दिया एमएलए को, माइक ऑफ कर दिए और बिल 1 घंटे में 17 बिल पास हुए। ये तो कोई शायद पार्लियामेंट में चाहते हैं देखिए, माइक ऑफ कर ये देते हैं तो opposition का। न तो हम इतने बड़े घोटाले संसद तो चला पा रहे हैं, हम न बोलते विधानसभाओं नहीं को है, चला हम पा बोलने रहे देते तो हमें हैं। बोलने जी नहीं जी, दिया सुलेमान जाएगा। साहब और शैलेश सुदेश जी गलत दोनों बोल को आप रही है। रोकूंगा। इन्होंने ये 8 चार्ज साल लगाए लोकायुक्त नहीं थे, था, जी। इन्होंने चार्ज लगाए थे। कभी मैं- corruption मैं- उसके बाद मैं- इंक्वायरी हुई थी। मैं दोनों इंक्वायरी को- ने इनके सारे चार्जेस को रिजेक्ट किया। मैं दोनों को हम रोकता कभी हूं। interject नहीं आप करते। आप इंक्वायरी ने सवाल सारे पूछिए। चार्जेस को रिजेक्ट देखिए, सर आप पब्लिक हमारे- की बात सुन लीजिए। मेरा नाम एनपी सिंह है, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा में यहाँ सब भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे केंद्र सरकार हो कोई सरकार हो, सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सब एक दूसरे के ऊपर पहले कहते हैं हम इनको जेल भेज देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट रही, आज भी है, पहले मायावती जी की रही। मायावती जी कितने बड़े घोटालों में, भ्रष्टाचार में लिप्त रही, आप सारा देश जानता है। उनके खिलाफ मुलायम सिंह जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो इनको जेल में डाल देंगे। 1 दिन की जेल उनको नहीं की गई। और जब मुलायम सिंह जी ने भ्रष्टाचार किया था तो मायावती जी ने कहा था कि इनको जेल में भेज देंगे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 1 दिन भी किसी के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं की। दोनों को इस्तेमाल किया गया, किसी को एक बार भी 1 दिन की जेल नहीं की गई। भ्रष्टाचार को कहां से रोकेंगे? यहां नोएडा के अंदर जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने बड़े नेता हैं, सबने बड़े बड़े प्लॉट ले लिए हैं। मुलायम सिंह जी की प्रॉपर्टी और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। आशुतोष जी हमारे साथ, आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये बात तो बहुत साफ उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके चलते कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं। आपने तो, आपकी जो शुरुआत थी यहीं से हुई थी कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। लेकिन काफी समय निकल चुका है। लोगों को ऐसी कोई बात दिल्ली में भी नहीं दिखाई दे रही है कि वो ये कहें कि आप बिल्कुल जिस तरह से, जिस ताकत से संघर्ष कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार भी उसी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि हां, दिल्ली के अंदर दिक्कतें पैदा हुई हैं, लेकिन ये अकेली सरकार है इस देश की जिसने अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, सीबीआई को मामला सौंपा। मैं पूछता हूं, सीबीआई ने अभी तक क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? हमारे सेक्रेटरी के खिलाफ, स्पेशल सेक्रेटरी के खिलाफ हमारी जानकारी मिली, चीफ मिनिस्टर कार्यालय ने बाकायदा जो सीबीआई है, सीबीआई को जानकारी दी और उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई। या ये सिर्फ हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। मैं दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आपने कहा राजनीतिक पॉलिटिकल विल की बात की, यह जरा मुझे बताइए कि डीडीसीए के घोटाले के मसले पर अब तो चीफ जस्टिस जो पूर्व रह चुके हैं मुकुल मुदगल, उन्होंने कह दिया कि वहां भयानक घोटाला है, और वही फाइनेंस मिनिस्टर आज भी बने हुए। क्यों नहीं कार्रवाई होती उनके खिलाफ? कार्रवाई हो, जांच तो कम से कम पता तो चले। 5 जांच हो चुके आज तक, उसका कोई हसर नहीं सामने नजर आता है। मैं एक बात जो सबसे अच्छी बात उर्मिलेश जी ने कही है, मुझे लगता है कि उस पर गौर करने की जरूरत है। उर्मिलेश जी ने कहा है कि जो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया में जब तक रेडिकल बदलाव नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। मैं बड़ी पूरे अदब के साथ, इस लोकतंत्र पूरी आस्था के साथ मैं कहना चाहता हूं, यहां भ्रष्टाचार का लोकतांत्रिकरण हुआ है।
जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस किया, पंचायती राज आया, लोगों ने कहा कि इस देश के अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज हालत यह है कि प्रधान के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो जो स्पॉइल्स ऑफ द करप्शन था वो आज उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। जब तक हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियां जब तक कड़े कदम नहीं उठाएंगे, जब तक 3 महीने का ब्रास ट्रैक करके 3 महीने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना के जिनके ऊपर आरोप लगे उन मुकदमों का निपटारा नहीं करेंगे और जो पकड़े जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक डीडीसीए के मामले में लोग अगर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो आपकी पार्टी का हो चाहे मेरी पार्टी का हो, जवाब दे दूं अगर कार्रवाई नहीं होगी पावरफुल पोजीशन बैठे हुए लोगों के खिलाफ तो कभी नहीं होगा। आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बड़े ईमानदार आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है, मानता बड़े ईमानदार आदमी है, उनको एक तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में क्या 10 लाख का सूट आता है क्या? ये 10 लाख का सूट आता कहां से? जरा इस बात का जवाब मुझे दे दीजिए। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है 10 लाख का सूट बनवाऊं, तो इसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। आपने अच्छी बात कही कि तनख्वाह में 10 लाख। आशुतोष जी हम भी जरा सा बोलेंगे, मौका दे दें आप हमें। आप जवाब सुन लीजिए। एक बात और कह दूं आशुतोष, आप जरा जवाब सुन लीजिए। एक बात ये होती है कि करप्शन हुआ, आपकी सरकार में करप्शन हुआ, आपने एक्शन लिया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, आदमी जेल गया। एक होता है करप्शन हो रहा है लगातार पौने 2 साल से, तमाम मंत्री लिप्त हैं और आप उन्हें सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, और अगर हम आवाज उठा रहे हैं उसके खिलाफ, तो राजस्थान में हमारे साथ क्या हो रहा है? सचिन पायलट के खिलाफ एफआईआर हो रही है, अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर हो रही है, हमारे हिमाचल में सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर है वीरभद्र सिंह, जिस दिन उनकी लड़की की शादी थी उस दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई उनका रेड करती है और कुछ नहीं मिलता है तो ईडी फर्जी मुकदमा लिख देती है। ये सारी बातें तो जो है आप अपने लोगों को बचाएंगे, सबको खाने देंगे मोदी जी, और हमारे ऊपर फर्जी रेट पढ़वाएंगे। ये इनका मॉडल है ईमानदारी का। सुरेश जी बिल्कुल आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुना इसलिए भी मुझे सुन लें, ये सारे दूध के धूले लोग को अचानक क्यों परेशानी होगी मोदी? फिर बोलिए नहीं, फिर आप बोलिए नहीं, फिर मैं तो फिर नहीं गलत बोले, सुन लीजिए। सारे दूध के दूल्हे लोगों को मोदी जी कहने से परेशानी क्यों? एक बार आप बताइए शैलेश जी, मोदी जी कहने से परेशानी क्यों? मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लुटियन दिल्ली से मतलब नहीं है। लुटियन दिल्ली आपको ही मतलब क्या है कि कोई प्रधानमंत्री बन जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब एक साथ हैं। पहली बार कोई व्यक्ति स्टेट से निकल कर आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने बोल रखा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो एक्शन हो रहा है तो ये परेशान हो रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अरे सुनिए सही भाई, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना। अब आते आशुतोष जी की बात, आप बताइए अन्ना मूवमेंट, आप ये अरे सुनिए तो सही, सुलेमान साहब एक बार उनको बोल रहे हैं, एक बार बोल सुलेमान साहब। अब आशुतोष जी से बात करते हैं। आशुतोष जी को अब हम क्या बताएं? तो हम लोग एक बोलते हैं ना, आप बोलिएगा हम गलत हैं, कब का अंधा कब का क्या दिखता है आपको पता ही है। अब इनको बताइए कि अरुण जेटली कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है, ना डायनेस्टी ने किसी को भेजा है। अरे भैया अपने पारदर्शिता जीवन से आगे बढ़ते हुए आए हैं, एक एक कदम पर। मैं आपको बता रहा हूं, ना पार्टी से एक पैसा लिया है उन्होंने, ना डीडीसीए से पैसा लिया है। एसएफआईओ जो इनके रिजीम में इन्वेस्टिगेट की थी, यूपीए के रिजीम ने, सुनिए, अरे सुनिए तो सही, उन्होंने क्लीन चिट दिया, सुन लीजिए। उसके बाद ये इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की इंक्वायरी होती है, वहां कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रॉब्लम क्या है? ये एक मावरिक आदमी है। 23 जनवरी को वो चाहते हैं सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाए, वो जो चाहते हैं वो हो। वो व्यक्ति सिर्फ चूंकि आपके एक ऑफिशियल के वहां रेड हो गया तो लगा कि आप मुख्यमंत्री थे, आप अन्ना मूवमेंट से निकले, आप बोलते करो इन्वेस्टिगेट, क्या फर्क पड़ता है हमें, आओ इन्वेस्टिगेट करो। आप इन्वेस्टिगेट कर दिया, छोड़ेंगे नहीं, इंक्वायरी कराओ। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, किसी पर कीचड़ उछाल दीजिए इस देश में, ना आप कुछ देखने वाले हैं। अरुण जेटली जी ने साफ बोला, उनकी पारदर्शिता जीवन। अगर हम ये बोल रहे हैं हम लोग के अपने अंदर सिस्टम बहुत बढ़िया है, कोई करप्शन करता है, कोई करप्शन करता है, आपको पता है हम लोग उसको नहीं छोड़ते। डिफेंस है ना, आपने दिया, डिफेंस आपने दिया है, आपने डिफेंस दिया, आपने डिफेंस दिया। डीडी और आशुतोष मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट है, जांच कराइए भाई। मुकुल मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है टेंडरिंग का कोई डिफेंड नहीं कर रहा, डीडीसीए को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन बात अरुण जेटली की रोल की है, जो एक ऑर्डिनरी रोल है, क्यों भाग रहे हैं? जो आदमी एक पैसा नहीं ले रहा है, क्यों भाग रहे हैं? ये आशुतोष जी और सुरेश जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा और जरा एक सवाल मैं सूरी साहब से लेना चाहता हूं। सूरी साहब, ये जो बातें सामने आ रही हैं
वो बहुत साफ आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत व्यापक गड़बड़ी है, जिसके चलते भ्रष्टाचार बरकरार है। उस सिस्टम को बदलने की कोशिश कहीं से भी दिखाई नहीं देती है, न पिछली सरकारों में दिखाई दे रही थी, न इस सरकार में। मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा शैलेश जी। आशुतोष जी ने भी कहा, हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा कि लोकायुक्त नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। आशुतोष जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। इससे पूछना चाहूँगा, क्या वो अगर हो गया होता तो क्या करप्शन खत्म हो जाती, या अभी हमारे पास जो कानून है बिना लोकायुक्त के, अगर हम उसको स्ट्रिक्टली एक वोट बैंक से ऊपर उठकर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर, मैंने पहले भी बोला, को लेकर अगर कानून को हम इंप्लीमेंट करें तो क्या करप्शन कम नहीं हो जाएगी? जहां आपने भी बोला कि एक पॉलिटिकल स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की जरूरत है इसको खत्म करने के लिए, इसको वीड आउट करने के लिए, वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा वोट बैंक जो है वो अफेक्ट हो जाता है। हमारे अपने ही आदमी जो चुने हुए होते हैं। बैंक इफेक्ट होता है या हमारी अपनी कमाई इफेक्ट होती है? हमारी कमाई। लोग तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। कमाई भी क्यों भाई, आप चाहते हो? जोर से बोलिए अगर अपनी आवाज आपकी पहुंच। सब लोग कमाई भी अफेक्ट होती है, लेकिन उसके साथ जो पॉलिटिकल जोगेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि लोकपाल की नियुक्ति हो जाए या लोकायुक्त जहां जहां है वो ठीक से काम करने लगे तो जो मूलभूत समस्या है भ्रष्टाचार की वो खत्म हो जाएगा? कुछ फर्क, जीरो फर्क पड़ेगा लोकयुक्ता से। जब तक आपके पास एंटी करप्शन लॉज 1861 लॉज के ऊपर हैं, हर चीज़ कहते हैं उस आदमी के पास प्रॉपर्टी, अभी आपने भी कहा क्लर्कों के पास लाखों करोड़ों की है, आप ओनस उन पे डाल दीजिए। आप चाहते हैं हर चीज़ के लिए का मर्डर भी हो, किसी छोटी बच्चे का भी रेप हो तो कोई गवाह चाहिए, उसका मतलब दरख्त के पीछे छुप के खड़ा हुआ है। वाई डोंट यू पुट द ओनस ऑन देम, लेट देम प्रूव कि जो उनके पास है ईमानदारी से एक्वायर किया गया है। और यहाँ तो विटनेसेस को इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है 25-25 साल तक कोर्ट में वेट करे और उसके बाद कहे जी ये जो आप कर रहे हैं ये चीज़ें जो हैं ठीक हो जाए, वो नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना ही कर दीजिए, कानून को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। हमारे देशवासी भी जो हैं इसमें हिस्सा है। अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास इतने प्रॉपर्टी हो जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, मैं प्राइवेट में नहीं जा रहा, प्राइवेट तो इनकम टैक्स वाले देखें, इन चीज़ों को देखें, तो उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त करने का कीजिए और ये जो है कानून को सख्त कीजिए। जोगेंद्र सिंह जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं उर्मिलेश जी, कुल मिलाकर के सारी चीजें गोल गोल घूम रही हैं। कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर है, बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर है, दोनों का आरोप आम आदमी पार्टी पर है, आम आदमी पार्टी का दोनों पर आरोप है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि सूरत बदल जाए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि सूरत दुनिया के तमाम देशों में जहां करप्शन कम है, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे स्वीडन हो, जितने देश इस तरह के हैं जहां वाकई करप्शन कम है, हम लोग उन देशों में जाते हैं तो देखते भी हैं, वो महसूस होता है। वो नारों और जुमलों से नहीं पता चलता है कि किसी देश में करप्शन है या नहीं है, या कम हुआ है किसी सरकार में आने के बाद कि नहीं है, वैसा नहीं है उन देशों में है। तो वहां तभी वो ऐसा समाज बना है। उसके दो पहलू हैं। एक तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो इलेक्टोरल सिस्टम हो, अब जैसे उसमें कई देश हैं जहां राजा और रानी भी हैं लेकिन साथ में पार्लियामेंट भी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन भी है। तो लेकिन ऐसे देशों में कारपोरेट जो है, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका राजनीतिक दखलंदाजी कम है और राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके पैसे से चुनाव नहीं लड़ते। एक तो ये। दूसरी बात कि आमतौर पर समाज में एक समरसता है, उन समाजों में गैर बराबरी वैसी नहीं है जैसी भारत में है। लोग सोशियोलॉजिकल इशू को करप्शन से दूर रखते हैं, कहते नहीं ये तो टेक्निकल मामला है, जैसे बहुत सारे मित्र कह रहे हैं यहां भी। ऐसा नहीं है। भारत की एक बड़ी समस्या करप्शन की उसकी गैर बराबरी भी है। ये कहने, या मैं जब कह रहा हूं तो बहुत लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन ये सच है
क्योंकि आप देखिए आप कैसे हम स्कूलिंग दे रहे हैं, हम कैसी हेल्थ केयर दे रहे हैं। अभी भाई साहब ने वो एक सवाल यहां पर किया था आपसे नोएडा के, तो जो सिस्टम हमने बनाया है वो करप्शन को बढ़ावा देने वाला है, बढ़ावा देने corruption वाला को सिस्टम कम बनाया है। करने वाला क्या नहीं लगता है आप लोगों को? इस जी, सिस्टम जी, में चेंजेस उर्मिलेश की जी, जरूरत है। जी, हमारी एक दर्शक हैं, वो पूछना चाहती हैं। इस तरह से डिबेट नहीं होती है, चाहे आप वो बोलने नहीं कांग्रेस देते। हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन आम जनता क्या करे, बिना पैसा दिए उसका काम होता नहीं होता है। नहीं सुदेश जी। देखिए जो ये सरकार आपने चुनकर भेजा है, जो हमारी सरकार है इस देश की, ये कमिटेड है इसके लिए और हर प्रयास हो रहे हैं कि कैसे सुदेश जी सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर मैं आपको सुन इंटरजेक्ट तो लीजिए। करूंगा तो आपको बुरा नहीं हो रहा है। लगेगा। आप सारा बोल- हो रहा है नरेंद्र मोदी आप जी की बोल नाक सकते के हैं, नीचे नहीं हो हो रहा रहा है। है, इतने नहीं हो रहा है। मंत्री आपके देखिए, भ्रष्टाचार अगर- में लिप्त हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मैं- लिप्त मैं हैं, आपका उत्तर और दे दूं? क्या आप कहते हैं बार बार के मैं नियत बता है, रहा हूं। सब जुमले हैं। बिल्कुल देखिए ये पूरी तरह मैं से बता रहा हूँ, ये जो कांग्रेस और बाकी लोग भ्रम का जो मायाजाल भ्रम फैलाने की आप बना कोशिश कर रहे हैं। इस Intolerance, भ्रम के भ्रष्टाचार, मायाजाल से हम ये बाहर निकलेंगे। कास्ट और मैं सिस्टम बहुत सब विश्वास आप कर रहे हैं, दिलाता हूं सरकार में कि हो जब रहा है। 2019 में दलितों हम के जाएंगे साथ क्या चुनाव हो रहा में, है? करप्शन Intolerance कैसा है आपको देश भी में? लगेगा, भ्रष्टाचार कैसा पूरा है देश में आपके करप्शन कम सामने? हुआ है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि अपोजिशन में रहने की हमको आदत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लेकिन इंटरनेशनल की ठीक रिपोर्ट है, आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। पिछले जी साल भी थी और जी इस जी, साल बस भी 38 नंबर बस पे है। बस वो अगला सवाल जी। मेरा सवाल एक्चुअली बीजेपी से है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग काला धन लेके आएंगे, लेकिन हुआ ये कि 3000 करोड़ लेके आए, उसमें से 2000 करोड़ सिर्फ गए हैं अकाउंट में। वही 97 में पी चिदम्बरम जी 10,000 करोड़ रुपए लेके आ गए थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी क्या करने वाली है, क्योंकि काला धन तो बहुत ही कम मात्रा में आया है, इससे तो कुछ होने नहीं वाला। कि अगर आज आप किसी से भी बात करिए, किसी व्यापारी से बात करिए या वो लोग जो इन्वॉल्व थे उनसे बात करिए, तो आपको पता लगेगा कि काला धन का सर्कुलेशन कितना कम हुआ है और कितना डर फैला हुआ है। मैं जानता हूं कि मैं व्यापारियों से मिलता हूं, बड़ी आपको नहीं आपने मतलब हंसी आ गई मुझे सुदेश जी आपकी हंसी बात। आएगी, मतलब इतना आपको हंसी बोलिए, आएगी। उतना झूठ बोलिए, इतना बर्दाश्त हो सके। नहीं, झूठ का क्यों क्योंकि बोले? झूठ उतना बोलने की बोलिए। बात नहीं। आप मेरे झूठ साथ बोलने की चलिए, बात काला धन आप का मेरे साथ झूठ चलिए, कोई आप बात- अगर यहाँ सुदेश जी, और अपने सुदेश जी, आपका ईमान साथ नहीं देगा अगर आप सच और बोलेंगे तो। एक्शन होगा। काला धन ऐसा नहीं है कि कहीं पर रखा हम हुआ है भी उसको यही, आप जाके भी ले यही आए। हैं। चलिए जी, जाहिर आप सी बात है करवाइएगा, कि उसका 2019 में फिर बात इसका करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी बजी और शाबाशी में नहीं है, हाँ। वो हंसी में है। जी जी हंसी में है, इन्वेस्टिगेट सर, करेंगे। देखिए जी, हम रूलिंग पार्टी में हंसी भी शाबाशी भी, रूलिंग पार्टी को अटैक करना चाहिए, आपका हक है, क्योंकि आपने बहुत उत्साह से हमें सरकार में लाया है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? लेकिन हमें काम करने दीजिए, अभी और 3 साल है, 5 साल में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। काला धन ठीक है आप वापस ले आएंगे, लेकिन उसके बारे में भी आपकी गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान है कि वो फिर से क्रिएट नहीं होगा काला धन, इसको सोच लीजिएगा। और दूसरा, इन सब चीज़ों से हटकर मैं और महेश जी का बहुत आदर करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि ईमानदारी की बहुत कदर है। आज बिल्कुल असहमत हूं सर। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आज अन्ना हजारे, आज मनमोहन सिंह जी और कई ऐसे हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति हैं जिनका आप नाम ले लें तो ईमानदारी का सिनोनियम है वो। और सर आज के पहले केजरीवाल को वोट क्यों मिला था ये पूछिए। और ये जो आप पार्टी जीती है वो भी एक ईमानदारी के नारे पे, ईमानदारी के सहारे जीते हैं। ईमानदारी की जरूरत आज पूरे देश को है और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आज भी देश यही चाहता है। मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास समय की बिल्कुल भी बहुत कमी है और हमें इस बहस को यहीं खत्म करना होगा। सुलेमान साहब, सुदेश जी, उर्मिलेश जी, सूरी साहब, जोगेंद्र सिंह जी और आशुतोष जी, आप सभी लोगों को इस महापंचायत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक इसमें शामिल हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।